प्यारे बच्चों, हमारा योगा का यह दूसरा दिवस है। आज हम आपको योग और अध्ययन, इसका आपस में क्या संबंध है, यह बताने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी की सबसे बड़ी कमी है उसमें आलस्य। जो काम आज करना है उसको कल पर टाल देना, जो कल करना है उसको सप्ताह भर में भी नहीं करना। ये क्यों होता है? ये हमारे आलस्य की वजह से होता है। इसलिए आलस्य का त्याग से रहेगा, वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा, उसका जो चारित्रिक गुण है जागरूकता। हम कोई भी काम करें, जागरूक रह करके काम करें। हम काम कहीं कर रहे हैं और हमारा मन कहीं दौड़ रहा है तो हमको सफलता नहीं मिलती, और सफलता नहीं मिलती तो फिर हम उस क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी कोई काम करते हो तो पूर्णतया मनोयोग से उसमें लिप्त रहो, तभी आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। और ये योग के माध्यम से बहुत हद तक संभव है। तीसरा है स्थिरता। मन भटकता है, एक पाठ पढ़ते हैं 20 बार मन किसी दूसरी स्थानों पर, मित्रों के साथ में, घर पर भटकता रहता है। उस भटकाव को रोकना यही स्थिरता है, और ये स्थिरता भी योग के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आलस्य का त्याग, जागरूकता और स्थिरता, ये 3 मूल मंत्र हैं विद्यार्थी के लिए, जो उसके जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो आलस्य का त्याग हम कैसे कर सकते हैं? हम दौड़ते हैं, भागते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, तो हमारा आलस्य हमसे दूर चला जाता है। जब हम किसी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और किसी एक ही बिंदु पर अपने आप को स्थिर कर देते हैं और निरंतर उसके प्रति जागरूक रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक हो रहा है, ये चिंतन हमारा चलता है, जिसकी वजह से हमारी जागरूकता बढ़ती है। जब हम आसन करते हैं, आसनों में स्थिरता आती है, हमारे मन की स्थिरता आती है, शरीर की स्थिरता आती है, और हमारे विचारों में भी स्थिरता आने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के अध्ययन में योग का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम बात करते हैं आसन की, और आसन से पहले हम कुछ शारीरिक क्रियाएं, और वो शारीरिक क्रियाएं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाती है, उसकी कार्यशीलता बढ़ाने के लिए की जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे सिर की क्रिया। सिर को आप थपेलिए, दोनों हाथों से आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। ललाट तक के भाग को थपेलिए। इससे जो भीतर में हमारा मस्तिष्क है उसका व्यायाम हो जाता है, उसकी मालिश हो जाती है, और वह सक्रिय रहने लगता है। उसके बाद दूसरी क्रिया है कानों की। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हमारे साथ रहती हैं। कुछ इंद्रियां समय के साथ साथ शिथिल होती हैं
और उसमें चाहे वो कर्मेंद्रियां हो चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो, शिथिलता उम्र के हिसाब से आती ही है। कोई व्यक्ति, कोई योगाचार्य ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में इन इंद्रियों की कमी नहीं है। तो इंद्रियों की इन कमी को दूर करने के लिए जहाँ तक संभव हो हमारी इंद्रियां सक्रिय रहे, इसी के लिए ये योग किया जाता है। तो दूसरा है कान, जिसे हम सुनते हैं, रात और दिन सुनते रहते हैं, तेज आवाज में सुनते हैं, मंद आवाज में सुनते हैं और मध्यम आवाज में सुनते हैं। तो जितनी तेज गति से आप कानों के अंदर सुनेंगे, कान के अंदर भी एक मशीन लगी है जिस पर पर्दा होता है, नसें होती है उससे जुड़ी हुई। अगर हम तेज बोलते हैं तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ व्यायाम है। उन व्यायामों में पहला व्यायाम है, दोनों उंगलियां लीजिए, अपने कान में डालिए, घुमाइए गोल गोल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक घुमाइए। दूसरी क्रिया है कानों की, कान को नीचे खींचिए, कान को ऊपर खींचिए, कान को पीछे खींचिए। अब इस कान को खींचने के पीछे क्या रीजन है? ये जो कान की जो नसें हैं वो हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब कभी आपको घर पर या स्कूल में टीचर्स पूछते हैं कि इस सवाल का जवाब दो, जब हमको नहीं आता है तो हमारा कान खींचा जाता है और कान खींचने से वो चीज हमको तुरंत याद आ जाती है। इसलिए कान का संबंध भी ज्ञान से है, मस्तिष्क से है, इसलिए इसको सक्रिय करना भी जरूरी है। तीसरा, कान के अंदर पंपिंग करना। कान, दोनों हथेलियां कान के ऊपर रखें, जोर से दबाएं और झट से हटाएं। ऐसा करिए। ऐसा करने से हमारे हाथों के बीच में और पर्दे के बीच में जो वायु इकट्ठी होती है दबाने से, वो एकत्रित वायु झटके के साथ जब बाहर निकलती है तो एक आवाज हमको सुनाई देती है और वो आवाज उस पर्दे की होती है जो हमारे कान के बीच में कान में लगा हुआ होता है और जिसे हम सुनते हैं। तो इससे पर्दे का भी व्यायाम हो जाता है। तीसरा, हमारे गले के पास में कुछ नसें मस्तिष्क में रक्त को पहुंचाती हैं, उनकी गति को थोड़ा बढ़ाया जाए। इसके लिए ये दो उंगलियां, इन दोनों उंगलियों को कान के एक इधर एक उधर और मालिश करिए आप यहाँ। इसके दबाव से वो सब नसें तुरंत सक्रिय होकर के ब्रेन को अधिक से अधिक मात्रा में खून सप्लाई करती है और इस खून की सप्लाई से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और हमेशा अच्छे से अच्छा काम करता है। तीसरी क्रिया, आंखों के लिए। आंखें नहीं है तो ये दुनिया अंधेरा है, इसलिए आंखों की देखभाल भी विद्यार्थी को हमेशा करते रहना चाहिए। तो आंखों का व्यायाम योग के माध्यम से हम अपनी आंखें कैसे ठीक रख सकते हैं? तो इसके लिए पहला व्यायाम है एकाग्र चित्त होकर के किसी एक बिंदु पर अपने दृष्टि को एकाग्र कर दें और निरंतर उसे देखते रहें। निरंतर देखते रहने से, आंखें खुली रहने से आंखों की ज्योति बढ़ने लगती है। निरंतर आंखों की ज्योति बढ़ती है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आंखों से पानी भी निकलने लगता है, आंखें जलने लगती है
लेकिन ऐसा होना जरूरी है। ऐसा होता है तो आपकी आंखों की बीमारी दूर हो जाती है। आंखें बंद करें। दूसरी क्रिया आंखों की, आंखों को झपझपाएं, पलकों को ऊपर नीचे जल्दी जल्दी करें। इससे हमारी आंखों के अंदर रक्त संचार बढ़ता है और आंखों की नसों को जब रक्त संचार अधिक मिलता है तो वो सक्रिय होने लगती है और अन्यथा फिर वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। उदाहरण के लिए हम नीचे देखते हैं, दिन भर सामने देखते हैं, लेकिन ऊपर कभी नहीं देखते हैं। तो इसलिए ऊपर देखने से हमारी जो नसें हैं वो सक्रिय रहती हैं, लेकिन हम ऊपर देखते बहुत कम है, इसलिए वो धीरे धीरे आंखें कमजोर होने लगती हैं। तो दोनों आंखों को ऊपर करके देखें। आंखें बंद। आंखें खोलें। अब दाहिनी ओर अपने आंखों के गोलकों को घुमाएंगे। आप सीधे बैठे रहिए, केवल गोलक उनको ही हमें घुमाना है। दाहिनी ओर सामने लाएं, बाईं ओर ले जाएं, सामने लाएं, दाहिनी ओर ले जाएं, सामने लाएं, बाईं ओर ले जाएं। जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाने की कोशिश करिए। सामने, आंखें बंद। अब आंखों को गोलाकार घुमाएं, दाहिने से बाईं ओर और फिर बाईं ओर से दाहिनी ओर। तो सबसे पहले हम दाहिनी ओर से घुमाएंगे, ऊपर, दाहिनी बाईं ओर, नीचे, फिर दाहिनी ओर, फिर धीरे धीरे ऊपर, बाईं ओर, नीचे, दाहिनी ओर, फिर ऊपर, बाईं ओर, नीचे। इस तरह से 2-3 राउंड निकाल लेने चाहिए। अब आंखों की मालिश करें। दोनों तौलिए को घुमाएं, खूब जोर से रगड़ें और आंखों पर लगाएं। आंखों की अंतिम क्रिया, ये 2 उंगलियां दाहिने और बाएं हाथ की हैं। अब इनको यहाँ लाएं और यहाँ से ऊपर ले जाएं, ऊपर से फिर नीचे लाएं, नीचे से ऊपर लाएं, ऊपर से फिर नीचे लाएं, 3-4 राउंड हो जाए। अब इनको उल्टा करें, ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं, भौहें यहाँ पर दबाव दे करके और अपने को घुमाना चाहिए। इस तरह से ये लगातार घूमती रहने से यहाँ की जो नसें नाड़ियाँ हैं उन सब की मालिश हो जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं।
तो ये आँख, कान और सिर की क्रियाएं हुई। अब हम गालों की क्रिया करेंगे। हमारे गाल चिपक जाते हैं, जवानी में भी बुढ़ापा दिखाई देने लगता है, इसलिए आपके गाल हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें। इसके लिए पूरा श्वास भरें, छोड़ें। इस बार पूरा श्वास भर के और उस हवा को जो आपके मुंह में है उसको घुमाना है। इस तरह से दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ करके अपने गालों पर लगाएं, गालों की मालिश करें। अगली क्रिया दांतों के लिए। खाने का मजा तभी है जब हमारे दांत हैं। चेहरे की सुंदरता तभी तक है जब तक हमारे दांत हैं। दांत नहीं है तो चेहरे की सुंदरता नहीं है, खाने पीने का मजा नहीं है। इसलिए दांतों को हमेशा बाल्यकाल से ही स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि ये दांत लंबी उम्र तक हमारा साथ दें। इसके लिए दोनों दांतों को आपस में मिलाएं, जोर से मिलाएं। अब धीरे धीरे छोड़ें उनको। एक बार फिर से दांतों को दबाएं। रिलैक्स। दांतों के नीचे की जो जड़ें हैं उन जड़ों में रक्त संचार दबाने से बढ़ जाता है। थोड़ी सी मालिश कर ली जाए मसूड़ों की। ये थी दांतों को स्वस्थ रखने की योगिक क्रियाएं। और अब हम गले को स्वस्थ कैसे रखें, हमारी आवाज को मधुर कैसे बनाएं, हमारी आवाज को सुंदर कैसे बनाएं, लचीली कैसे बनाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गीतकार संगीतकार होते हैं, जो गायक होते हैं, वो लोग नित्य प्रति प्रातःकाल अभ्यास करते हैं। और वो अभ्यास आप भी करें तो आपका गला बहुत मधुर आवाज़ निकालने लगेगा, मीठी आवाज़ निकालने लगेगा। और कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। अगर आप मीठा बोलेंगे तो दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी, खुद को भी शांति मिलेगी और जिससे आप बात करते हैं वो भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो गले को मधुर बनाने के लिए, गले की क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम गर्दन को ऊपर करें, मुंह को खोलें और ये 4 अंगुलियां, दाहिने हाथ की 4 अंगुलियां पूरा श्वास भरें और आप की आवाज करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। पाँच से 7 बार कर लीजिए। आपका गला मधुर होने लगेगा। और इसके साथ में अगर आप गर्म पानी के, गुनगुने पानी के थोड़ा सा नमक डाल करके उसके गरारे करते हैं
तो गले से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सब शांत हो जाएगी। अगला जो कार्यक्रम है वो है आसन का। अगला कार्यक्रम आसन का कार्यक्रम है। प्यारे विद्यार्थियों, 3 ही आसन आपको बताऊंगा और इन 3 आसनों के माध्यम से आप अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा कर सकते हैं। पहला आसन है सुखासन, जिसमें मैं अभी बैठा हूं। दाहिने पैर पर बायां पैर और दोनों मुड़े हुए और सामान्य इसको बोलते हैं सुखासन। ये सुखासन की स्थिति में है जिसमें हम बैठ करके भोजन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, और जिनका अभ्यास नहीं होता वो इसी आसन में बैठ करके और सभी क्रियाएं करते हैं। और 2 विशेष आसन हैं। उन विशेष आसनों में दूसरा आसन है पद्मासन। पद्मासन के लिए आपको दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए और सबसे पहले बाएं पैर को अपनी जांघ के पास लाइए और उसके बाद उस पर दाहिने पैर का अंगूठा चढ़ा दीजिए। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। यह पद्मासन की मुद्रा है। लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, पंजों का दर्द, सभी दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ऋषि मुनि जो होते थे, जो ध्यान साधना में लीन रहते थे, वो प्रायः इसी पद्मासन में बैठ करके ही ध्यान करते थे। बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने से आप भी लंबे समय तक पद्मासन में बैठ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभ्यास से ये सब चीजें होती है। अगला आसन वज्रासन। वज्र के समान अपनी स्थिति को बना लेना। पहले दाहिने पैर के पीछे, फिर बाएं पैर को पीछे ले जाइए और दोनों पैरों पर समानांतर रूप से होकर के बैठ जाइए। घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, और सबसे बड़ी बात यह है कि मन की एकाग्रता सदती है। और ऋषि मुनि और संत लोग मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए इन्हीं आसनों का प्रयोग करते थे। हमको भी अधिक से अधिक इन आसनों का प्रयोग करना चाहिए। बोध कथा के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा हमारे बंगाल प्रांत के डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत निर्धन थे। गरीब परिवार में जन्म लेने की वजह से एक दिन जब वो छोटे थे, एक भिखारी आया। भिखारी महिला भिखारन थी। उसने आकर के रोटी मांगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मां ने कहा कि तुम इसको रोटी दे दो, लेकिन वो जिद करने लगी, मां ये तुम्हारे 2 कंगन पहने हुए हैं, तुम एक कंगन दे दो ना इसको। ईश्वर चंद्र के कहने से उसने अपना एक कंगन उस भिखारी को दे दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, तुमने एक कंगन लिया, मैं बड़ा हुआ तुम्हें 2 कंगन बना कर दिया। और फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर
एक दिन डॉक्टर बने और बहुत बड़े डॉक्टर बने। उनका विश्व स्तर पर नाम था। उनकी माँ भी बुढ़ी हो चुकी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद आया, मैंने माँ को कहा था कि मैं तुम्हें 2 कंगन बनवा दूंगा, तो माँ को कंगन बनवा करके देना है। उन्होंने कहा माँ तुम मेरे साथ चलो सुनार के यहाँ पर और मुझे तुम्हारे 2 कंगन बनवाने। तो सुनार से कंगन बनवा करके ले आते। माँ को याद आया कि हाँ इसने एक कंगन दिया था और उस समय कहा था कि मैं तुम्हें 2 कंगन बना करके दे दूंगा। तो उसने अपने बेटे से कहा बेटा अब मुझे कंगन की जरूरत नहीं है, अगर तुम कंगन के बदले गरीब लोगों के लिए एक अस्पताल का निर्माण करवा दो, एक विद्यालय का निर्माण करवा दो, तो मैं ये समझूंगी कि मुझे तुम्हारे से वो कंगन प्राप्त हो गया। ऐसी माताएं, ऐसे उनके पुत्र, उनको दुनिया आज भी याद करती है। उनके गुणों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही सादर निवेदन है। धन्यवाद।